हेलो बच्चों, सपना इंस्टीट्यूट फॉर नीट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। सुनील मिश्रा नाम है हमारा और आज हम लोग बात करने वाले हैं फोटो पीरियोडिज्म की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और कंसेप्चुअल है, ज्यादातर बच्चे रटते हैं और जब कंसेप्चुअल सवाल आता है तो मुश्किल में फंसते हैं। तो आप कॉन्फिडेंस से इसके सवाल कैसे करेंगे बच्चों, इसके लिए आपको बहुत कंसेप्चुअली इन चीजों को देखना पड़ेगा। आइए इससे रिलेटेड सम टर्मिनोलॉजी है। अगर हम बात करें सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे पहला वर्ड आएगा फोटो पीरियड। क्या आएगा? फोटो पीरियड। ओके, फोटो पीरियड में एक तो है बेटा फोटो। फोटो का मतलब है क्या? लाइट, और लाइट के साथ है यहाँ पर पीरियड। पीरियड का मतलब है ड्यूरेशन। तो यहाँ पर लाइट का ड्यूरेशन ही कहलाता है क्या? फोटो पीरियड। ठीक है, लेकिन अगर लाइट है तो लाइट के करस्पॉन्डिंग जो है यहाँ पर डार्क भी होगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर लाइट का मतलब हो गया क्या? डे, और डार्क का मतलब क्या हो गया? नाइट। आप बताओ, अगर लाइट है तो उसके करस्पॉन्डिंग डार्क भी है, डे है तो उसके करस्पॉन्डिंग नाइट भी है। तो इसी का जो यहाँ पर डेफिनेशन बनता है बच्चों। अच्छा, अब आप कहेंगे सर लाइट का मतलब तो समझ में आया फोटो वर्ड, फिर डार्क क्यों? बेटा जब लाइट आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग डार्क अपने आप इस बात को डिनोट करेगा कि अगर लाइट नहीं होगी, क्योंकि आप तो जानते हैं लाइट तभी होगी जब क्या होगा? सन, तभी सनलाइट होगी। लेकिन अगर मैं कहूं यहां पर तो आप कहेंगे यहां पर सन नहीं होगा, तो आप कहेंगे सन की एब्सेंस में क्या होगी? नाइट होगी। दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है, सो इसको आप अलग नहीं देख सकते हैं। इसीलिए फोटो पीरियड का मतलब होता है रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इज कॉल्ड फोटो पीरियड। तो पहली टर्मिनोलॉजी जो आती है वो फोटो पीरियड आती है। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये किस तरीके से रिलेटिव लेंथ जो है वो नेचुरली यहां पर अगर पूछा जाए तो नेचुरली अगर पूछें कि ये कब कम और कब ज्यादा होती है, तो रिलेटिव लेंथ जो होती है बच्चों वो नेचुरली यहां पर शॉर्ट भी हो सकती है और लॉन्ग भी हो सकती है। ठीक है, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी हो सकती है। अगर शॉर्ट है तो आप बताओ रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, अगर सन की अब्सेंस यहां पर शॉर्ट है तो इसका मतलब दिन कैसा होगा? छोटा होगा। तो क्या बोलोगे? शॉर्ट डे। अगर सन की प्रेजेंस ज्यादा टाइम तक है तो आप क्या कहोगे? लॉन्ग डे। अब आप ये मत कहना सर 12 घंटे से ज्यादा का रात और दिन हो जाएगा क्या? नहीं, उस टाइम के अकॉर्डिंग तो 12 घंटे दिन 12 घंटे रात। लेकिन आप जानते हैं कि अपने पास जो सीजनल वेरिएशन है, जियोग्राफिकल जो अरेंजमेंट है पूरे के पूरे अर्थ का, उसकी वजह से सन और अर्थ का जो रोटेशन लगातार है उसकी वजह से यहाँ सीजनल वेरिएशन मतलब सीजन टू सीजन ये दिन और रात को हम लोग डिफाइन करते हैं कि कब छोटे और कब ज्यादा बड़े होते हैं। तो हम अगर कहें शॉर्ट डे की बात बच्चों तो आप देख सकते हैं, अगर आप ऑटम में देख लें या फिर मैं कहूं स्प्रिंग में देख लें या फिर विंटर में देख लें, तो जनरली क्या होता है? शॉर्ट डे होते हैं। अच्छा, शॉर्ट डे का मतलब क्या होता है कि शॉर्ट डे का मीनिंग ही यही हुआ कि कम लाइट। शॉर्ट डे का मतलब क्या हुआ? कम लाइट। और अगर कम लाइट तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो गया? ज्यादा डार्क। क्या हो गया? ज्यादा डार्क। तो आप बोलेंगे शॉर्ट डे का मतलब क्या हुआ? इसे मैं बोल सकता हूं ज्यादा डार्क की वजह से लॉन्ग नाइट। क्या बोलते हैं? लॉन्ग नाइट, बिल्कुल बोल सकते हैं। लॉन्ग डे का मतलब अगर मैं पूछूं तो आप नॉर्मली अगर नेचुरली देखेंगे तो गर्मी के दिन क्या होते हैं? ज्यादा बड़े होते हैं। और यहाँ लॉन्ग और डे का मतलब इसी के कंपैरिजन में है कि यहाँ पर लाइट की प्रेजेंस जो है मतलब सनलाइट की प्रेजेंस क्या है? ज्यादा। इसका मतलब क्या है? डार्क क्या होगा? कम होगा। ठीक है, मतलब 12 घंटे से कम, आप 12 घंटे से ज्यादा ये नहीं देखना है। सन की प्रेजेंस सनसेट और सनराइज के टाइम से आपको देखना है। तो आप देखेंगे गर्मी में दिन क्या होते हैं? बड़े होते हैं। ऑटम, स्प्रिंग और विंटर में दिन क्या होते हैं? छोटे होते हैं।
तो हमने ये कहा कि यहां पर अगर ज्यादा लाइट की प्रेजेंस है, ज्यादा टाइम तक सन प्रेजेंट है या देर से सनसेट हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे, यहां पर लॉन्ग डे तो कहेंगे ही कहेंगे, वो तो नाम ही है। लेकिन अगर डार्क कम है तो क्या बोलेंगे, शॉर्ट नाइट। क्या बोलेंगे, शॉर्ट नाइट। ओके, यहां पर तो आप बोलो जब शॉर्ट डे लॉन्ग नाइट और लॉन्ग डे शॉर्ट नाइट, ये नेचुरली आपको इस पर्टिकुलर सीजन में देखने को मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं यहां शॉर्ट डे के ड्यूरेशन में भी ऑटम, स्प्रिंग, विंटर, इनमें भी प्लांट्स क्या करते हैं, फ्लावरिंग। यहां पर भी अगर बोला जाए तो फ्लावरिंग होती है। यहां पर अगर पूछा जाए तो इस सीजन में भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, प्लांट्स क्या करेंगे, फ्लावरिंग। ठीक है, इस सीजन की अगर बात करें तो इस सीजन में भी क्या करेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे। तो इसका मतलब यहां पर ऐसे प्लांट्स जो इस सीजन में फ्लावरिंग कर रहे हैं, क्या मैं उन्हें लॉन्ग डे प्लांट्स बोल सकता हूं क्या? हाँ, बोल सकते हैं। ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स को बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। ठीक है, एक जनरल बात कर रहे हैं, यहां पर हर किसी को आना चाहिए। यहां पर शॉर्ट डे में फ्लावरिंग कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, शॉर्ट डे प्लांट्स। तो आप बताओ, दो टाइप के तो हो गए, लॉन्ग डे प्लांट्स और शॉर्ट डे प्लांट्स। बोले सर यहां पर अगर मैं एग्जांपल के तौर पे देखूं तो किसको किसको ले सकता हूं, जैसे व्हीट का नाम ले लीजिए, ओट आएगा, इसके अलावा लेट्यूस आएगा, इसके अलावा रेडिस, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, रेडिस है। नेक्स्ट आता है बेटा यहां पर व्हीट, ओट, लेट्यूस, रेडिस, और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सुगर बीट और स्पिनच की। किसकी, सुगर बीट, ये एग्जांपल बता रहे हैं, सुगर बीट और स्पिनच की। ओके, अगला अगर पूछा जाए ऐसे कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट एसडीपी में है, तो आप बोल सकते हैं यहां पर सबसे पहले कौन आएगा, राइस आएगा, इसके अलावा ज़ैंथियम, क्या आएगा बच्चों, ज़ैंथियम आएगा, इसके अलावा क्राइज़ैंथेमम, कौन, क्राइज़ैंथेमम। नेक्स्ट यहीं पर आएगा टोबैको, क्या आएगा, यहीं पर आएगा टोबैको। तो आप बता सकते हैं कि इतने सारे प्लांट जो हैं यहां पर, ये सब एसडीपी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट आता है बच्चों जिसका नाम है सोयाबीन, क्या आएगा, सोयाबीन। तो आप बताओ, मैंने एक जनरल बात की कि फोटो पीरियड क्या है और वो नेचुरली रिलेटिव लेंथ कैसे वेरी कर सकती है। तो आप बताओ, यहां पर रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट ये जो है वेरी कर सकती है, वेरी फ्रॉम कहां से कहां, ये देख के बताइए, वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और वेरी फ्रॉम सीजन टू सीजन, सीजन टू सीजन। तो आप बताओ, ये सीजन वाली बात अगर मैं जोड़ूं तो यहां पर ये नेचुरली आपको दिखा पा रहे हैं कि कब छोटे दिन और कब बड़े दिन होंगे। तो हमने ये कहा कि यहां पर इट्स ऑल अबाउट द फोटो पीरियडिज्म। फोटो पीरियडिज्म का जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, फोटो पीरियड ये है, और आप देख रहे हैं इस फोटो पीरियड का जो इफेक्ट ऑन दी प्लांट की फ्लावरिंग पे होगा, दैट इज कॉल्ड द फोटो पीरियडिज्म। तो आइए फोटो पीरियडिज्म को भी हम लोग डिफाइन करते हैं बेसिकली यहां पर कि रिस्पॉन्स of plants to photoperiod, response of plants to photoperiod expressed in terms of flowering, that is called the photoperiodism। या फिर एक डेफिनेशन और आप देख सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग, क्या, एक सीधी सी बात कि इस फोटो पीरियड के जो करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट है, जो कि प्लांट अपने फ्लावरिंग के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड, दैट फिनोमेना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटो पीरियडिज्म। तो यहां पर आप देखो, ये फोटो पीरियड तो आ ही रहा है, लेकिन इसका जो रिस्पॉन्स है प्लांट के थ्रू
फ्लावरिंग के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड फोटोपीरियोडिज्म। या फिर मैं बोल सकता हूं इफेक्ट ऑफ लाइट एंड डार्क आवर्स ऑन फ्लावरिंग ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज द फोटोपीरियोडिज्म। तो आप कहेंगे यहां पर फोटोपीरियोडिज्म जो है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन आई आपके पास। और नेक्स्ट है बच्चों फोटो पीरियड क्या है, ये भी आपको पता चला। बेसिकली ऐसे आप देख सकते हैं, और बहुत ही आसान, अभी मैंने क्लासिफाई भी नहीं किया लेकिन एसडीपी एलडीपी डायरेक्टली आप तक पहुंच गया है। आइए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं बेटा फोटो पीरियोडिज्म में कि आखिरकार यहां हर एक प्लांट के लिए अपना एक लाइट पीरियड है, अपना एक पर्टिकुलर डार्क पीरियड है, जिसके रिस्पॉन्स में ही वो फ्लावरिंग करता है। दैट पीरियड इज कॉल्ड द क्रिटिकल फोटो पीरियड। यहां पर अगर मैं बात करूं तो अगली जो टर्मिनोलॉजी है वो है क्रिटिकल फोटो पीरियड, या फिर इसे ही हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल लाइट पीरियड, या फिर हम लोग इसे डायरेक्टली ही बोल देते हैं क्रिटिकल पीरियड। तो आप इसे 3 नाम से जानते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, इस टर्मिनोलॉजी देखिए, एक तो फोटो पीरियड बताया, दूसरा फोटो पीरियोडिज्म बताया। अब वो फोटो पीरियड फ्लावरिंग के लिए किसी प्लांट को कितना चाहिए, यही कहलाता है क्रिटिकल फोटो पीरियड, कि या तो उससे कम पे फ्लावरिंग करेगा या तो उससे ज्यादा पे फ्लावरिंग करेगा। जैसे अगर मैं बात करूं बेटा, तो हमारे पास मान लीजिए यहां पर क्या है, एक प्लांट है, क्या है यहां पर एक क्या है प्लांट है, ठीक है, और यहां पर एक प्लांट और ये क्या है, ये फ्लावर, ठीक। लेकिन आप बताओ एंजियोस्पर्म है, ये फ्लावरिंग प्लांट तो है, लेकिन अगर मैं कहूं कि इसे मैंने क्या देना शुरू किया, लाइट, क्या देना शुरू किया, लाइट, ओके। और लाइट कहां आएगी, लीफ पे आएगी, ऑब्वियस सी बात है। यहां पर लाइट कहां आएगी, लीफ पर। लेकिन अगर सन ना रहे, जैसे सन नहीं है, ये तो अगर सन है तब क्या है, डे है, तो ये क्या आ रही है, लाइट आ रही है। लेकिन सन जब नहीं है तो नाइट है, और नाइट है तो क्या परसीव कर रही है, ये डार्क। आप बताओ चाहे लाइट हो चाहे डार्क हो, दोनों कंडीशन में परसेप्शन ऑफ द साइट कौन है, लीफ है। तो हम ये कहेंगे लीफ, ये क्या है, लीव्स। और लीव्स क्या होती हैं, साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ, साइट ऑफ परसेप्शन, साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ, एक तो क्या लाइट और दूसरा क्या डार्क। डार्क को भी लीफ ही लेगी और लाइट को भी लीफ ही परसीव करती है। तो आप बताओ यहां पर अगर बात की जाए तो साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट एंड डार्क, ये दोनों कौन होगा बच्चों, हमेशा कौन होगा, लीफ। जबकि मैं फ्लावरिंग की बात करूं तो फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट, और यहां पर ये क्या आ गया, फ्लावर। तो आप एक बात देखो कि यहां पर हमेशा लाइट और डार्क को तो परसीव करेगा कौन, ये लीफ, लेकिन यहां पे फ्लावरिंग जो होगी वो कहां पर होगी, सूट अपेक्स पे। क्या आप बोलेंगे, सूट अपेक्स पे, क्योंकि ये मॉडिफाइड सूट ही तो होता है। हाँ, तो पहला पॉइंट स्टार ये भी मार्क करिए, साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट एंड डार्क कौन होगा, लीव्स, जबकि फ्लावरिंग कहां पे होती है, सूट अपेक्स पे। मैकेनिज्म देखेंगे, लेकिन हमने एक काम किया, इस प्लांट की एक वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो कंप्लीट होने दी। तो आप बताओ इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ जब कंप्लीट होगी तभी तो रूट स्टेम लीफ डेवलप होंगे, और जब तक लीफ नहीं आई रहेगी, क्या कभी भी ये लाइट स्टिमुलस को लेके फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्ड कर पाएगा, नहीं। तो इसका मतलब फोटो पीरियोडिज्म को शो करने के लिए एक पर्टिकुलर इंडक्शन लेने के लिए लाइट का एक वेजिटेटिव ग्रोथ मिनिमम होनी चाहिए, एटलीस्ट एक लीफ तो होनी ही चाहिए। हर प्लांट के लिए अलग अलग है कि कौन कितनी लाइट पे इंड्यूस होता है, फ्लावरिंग को करता है, वो हर प्लांट के लिए अलग है। मैंने क्या किया, यहां पर बच्चों एक प्लांट था जिसमें फ्लावर नहीं था।
इसने मिनिमम वेजिटेटिव ग्रोथ कर ली, हमने इसे लाइट देना शुरू किया 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे। अब ये 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे ऐसे लाइट प्रोवाइड करते गए। इसने 9 घंटे तक तो फ्लावरिंग नहीं की, लेकिन 9 घंटे के बाद इसने फ्लावरिंग की। 9 घंटे के बाद जैसे ही मैंने लाइट प्रोवाइड की तुरंत इसने फ्लावरिंग की। इसका मतलब क्या है कि 9 घंटा ही वो उसका बॉर्डर है, वो उसकी लिमिट है, जहां तक तो वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। मतलब इससे तो ज्यादा ही लाइट इसे जरूरी है, इससे तो ज्यादा जहां आपको कहना पड़ेगा दैट फोटो पीरियड इज कॉल्ड द क्रिटिकल। मतलब अगर मैं 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे 9 घंटे दिया लाइट, लेकिन फ्लावरिंग नहीं हुई, लेकिन 9 घंटे के बाद 10वें घंटे की लाइट जैसे मिली फ्लावरिंग हो गई। इसका मतलब 9 आवर्स, मतलब जो 9 घंटे हैं वो इसका क्रिटिकल फोटो पीरियड है, जिसके बाद ही, जिससे ज्यादा लाइट पर ही फ्लावरिंग करेगा। ऐसे ही मान लीजिए एक दूसरा प्लांट है, तो आप बताओ यहां पर 9 घंटे इसका जब क्रिटिकल फोटो पीरियड है, उससे ज्यादा की लाइट पर ही ये फ्लावरिंग करेगा, तो ये लॉन्ग डे हुआ या नहीं हुआ? मतलब क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा की लाइट पे जो फ्लावरिंग करे वो क्या हुआ? लॉन्ग डे प्लांट हुआ। ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, लॉन्ग डे प्लांट्स मोस्टली कौन होते हैं, किनको इतनी ज्यादा लाइट अवेलेबल होती है? जनरली जो समर में होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया, तो समर फ्लावरिंग प्लांट जनरली लॉन्ग डे होते हैं। एक दूसरा प्लांट हमारे पास है जिसको मैंने लाइट देना शुरू किया, वो 4 घंटे लाइट दी, फ्लावरिंग किया, 5 घंटे पे भी किया, 6 घंटे पे भी किया, 7 घंटे पर भी उसने फ्लावरिंग किया। लेकिन जैसे ही मैंने उसे 7 घंटे के बाद की लाइट देनी शुरू की, उसने फ्लावरिंग इनहिबिट कर दी। मतलब कि वो 7 घंटे जो है उसका क्रिटिकल फोटो पीरियड है। 7 घंटे क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम की लाइट अगर आप दोगे तब तो वो फ्लावरिंग करेगा, लेकिन उससे ज्यादा की दोगे तो वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। मे बी अगर मान लीजिए एक प्लांट हो जिसको 16 घंटे की लाइट हमें देनी पड़े, 16 घंटे तक हम लाइट देते रहे और फ्लावरिंग ना हो, 17वें घंटे फ्लावरिंग हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि भैया ये इस प्लांट का क्रिटिकल फोटो पीरियड क्या है? 16 घंटे है, और इससे ज्यादा की लाइट पर ही क्या करता है ये फ्लावरिंग। और अगर मान लीजिए 16 से कम पे फ्लावरिंग करता है और ज्यादा से नहीं करता है, तो ये क्या हो गया? शॉर्ट डे प्लांट हो गया। तो एक चीज याद रखिएगा, क्रिटिकल फोटो पीरियड का देयर इज नो रिलेशन विद टोटल डे लेंथ। मतलब दिन की लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर मैं बात करूं एक एसडीपी प्लांट जिसका नाम है ज़ैंथियम, अभी मैंने एग्जांपल आपको बताया था। एक मैं नाम लेता हूं एलडीपी प्लांट का, ओट, जिसका मैंने नाम आपको बताया था। आप बताओ क्रिटिकल फोटो पीरियड की अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो वो मैं क्या लिख सकता हूं? मोस्ट ऑफ plants can flower if they were exposed to light less or more than a certain period। एक सर्टेन पीरियड, वो सर्टेन पीरियड कुछ भी हो सकता है, वही सर्टेन पीरियड, इसी सर्टेन पीरियड को ही यहां पर क्या बोला जाता है? क्रिटिकल लाइट पीरियड या क्रिटिकल फोटो पीरियड बोला जाता है। अब आप बताओ, दैट सर्टेन पीरियड वेरीज फॉर various plants। अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग हो सकता है। इसका दिन की लंबाई से कोई रिलेशन है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। यहां ज़ैंथियम शॉर्ट डे प्लांट है, जबकि इसका क्रिटिकल आवर जो होता है वो लगभग जो है वो 15 घंटे का होता है। क्रिटिकल फोटो पीरियड मतलब
15 घंटे से कम की लाइट पे ये फ्लावरिंग करेगा, उससे ज्यादा की लाइट पे फ्लावरिंग नहीं करेगा। ऐसे ही ओट जो है इसका जो होता है वो 9 घंटे होता है क्रिटिकल फोटो पीरियड। तो मैं आपसे कह सकता हूं लॉन्ग डे का 9 घंटे और शॉर्ट डे का 15 घंटे। अब तो आप समझ गए होंगे कि हर प्लांट के लिए जो क्रिटिकल फोटो पीरियड है वो अलग अलग होगा और वो दिन की लंबाई पर बिल्कुल निर्भर नहीं करेगा। अब आप कहोगे सर अगर मान लीजिए आज जो है पूरे दिन भर बादल रहे, केवल 2 घंटे धूप निकली है या 3 घंटे धूप निकली है, तो आप बताओ ये 9 घंटे वाली बात कैसे सही? तो अगले दिन जब लाइट आएगी तो फिर 4 घंटे 5 घंटे जितने भी मिले, जब तक 9 घंटे से ज्यादा नहीं मिलेगी तब तक ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। और दूसरा, अगर इसको बड़े बड़े दिन और बड़ी बड़ी सनलाइट का ड्यूरेशन मिलने लगा और वो 15 घंटे से ज्यादा हो गया तो ये फ्लावरिंग बंद कर देगा, उससे नीचे हमेशा फ्लावरिंग करता रहेगा। तो आप बताओ क्रिटिकल लाइट पीरियड या फोटो पीरियड का रिलेशन कभी भी दिन की लेंथ से नहीं है और ये हर प्लांट के लिए अलग अलग होता है और हो सकता है कभी एलडीपी के लिए कम और एसडीपी के लिए ज्यादा भी हो सकता है, डजंट मैटर, क्योंकि प्लांट पे डिपेंड करता है बेटा। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी प्लांट को किसी भी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइट से कम या ज्यादा पर अगर वो फ्लावरिंग कर रहा है तो दैट सर्टेन पीरियड, जिससे कम पर वो फ्लावरिंग करे या जिससे ज्यादा पर, दैट बॉर्डर, दैट लिमिट, दैट द बॉर्डर लाइन इज कॉल्ड द क्रिटिकल फोटो पीरियड या क्रिटिकल लाइट पीरियड। इसका ये इंपॉर्टेंट है, इसका पूरे दिन की लंबाई से कोई फर्क नहीं, कोई रिलेशन नहीं होता है। तो ये एक फोटो पीरियड बताया, क्रिटिकल फोटो पीरियड बताया और नेक्स्ट मैंने आपको बताया फोटो पीरियोडिज्म बताया कि कैसी फिनोमेना है बेसिकली प्लांट के अंदर फोटो पीरियड के स्टिमुलस को लेके जो फ्लावरिंग का रिस्पॉन्स है दैट इज कॉल्ड द फोटो पीरियोडिज्म। नेक्स्ट आइए बच्चों, यहां पर हम लोग बात करने जा रहे हैं एक नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जिसे बोलेंगे फोटो पीरियोडिक इंडक्शन। यहां पर फोटो पीरियोडिक इंडक्शन। एक बात बताइए, मैंने आपको एक बात और बताई है, वो पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट आर डार्क आवर्स, वो कौन है? लीव्स। आप बताओ क्या कभी भी सीड फोटो पीरियोडिज्म शो कर सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब उसके सीड को जर्मिनेट भी होना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर वेजिटेटिव ग्रोथ मिनिमम अमाउंट में करनी होगी, तभी जाके वो फोटो पीरियड को लेके फ्लावरिंग को इंड्यूस कर पाएगा। तो हमने कहा इसकी डेफिनेशन देखिएगा बच्चों, यहां पर डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी टू शो फ्लावरिंग, एबिलिटी टू शो फ्लावरिंग, डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी टू शो फ्लावरिंग, फ्लावरिंग को शो करना। डेवलपमेंट किस एबिलिटी का? फ्लावरिंग को शो करने का। एबिलिटी टू शो फ्लावरिंग बाय परसीविंग लाइट स्टिमुलस। मतलब प्लांट का इतना डेवलपमेंट हो जाए मिनिमम कि वो लाइट स्टिमुलस जिसे आप बोल रहे हैं फोटो पीरियड, इसे ले सके और इसे लेकर वो रिस्पांस में फ्लावरिंग को बता सके या एक्सप्रेस कर सके। तो आप बताओ लाइट स्टिमुलस या इसके परसेप्शन के लिए कौन होना चाहिए? परसीविंग बाय लीव्स। किसके द्वारा? लीव्स के द्वारा ही होना चाहिए। ठीक है, हमने ये कहा कि आखिरकार क्या क्या जरूरी है। फोटो पीरियोडिक इंडक्शन जो है ये डिपेंड ऑन, फोटो पीरियोडिक इंडक्शन डिपेंड ऑन, मतलब क्या क्या बहुत जरूरी है वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला डिपेंडेंसी है कि मिनिमम वेजिटेटिव ग्रोथ शुड बी या मस्ट बी, कह लीजिए मिनिमम वेजिटेटिव ग्रोथ मस्ट बी कंप्लीट, मतलब एटलीस्ट लीफ वगैरह तो डेवलप हो चुकी हूं। दूसरा आता है एप्रोप्रिएट, यहां पर दूसरा आएगा एप्रोप्रिएट लाइट और डार्क एक्सपोजर। लाइट और डार्क का एप्रोप्रिएट एक्सपोजर होना चाहिए
जो 1 से 25 दिन तक, मिनिमम 1 दिन से 25 दिन तक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात जो करने जा रहे हैं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपसे मैंने कहा लीव्स जो है वो लाइट को और डार्क को दोनों को लेती हैं। आप तो जानते हैं ना, लाइट को ट्रैप करने के लिए क्लोरोफिल चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस में, और वैसे भी बिना पिगमेंट के लाइट को आप कभी ट्रैप नहीं कर सकते हैं। लेकिन फ्लावरिंग के लिए लाइट को ट्रैप करने के लिए लीफ के अंदर एक स्पेसिफिक पिगमेंट होता है। उस पिगमेंट को उस कलर्ड पिगमेंट को हमेशा एप्रोप्रिएट या सुटेबल अमाउंट में होना चाहिए। तो यहां पर बोलेंगे सुटेबल या ऑप्टिमम, सुटेबल ऑप्टिमम amount of ideal pigments that is, जिसका नाम है फाइटोक्रोम। क्या बोलते हैं? जिसका नाम है फाइटोक्रोम। अगली हेडिंग हमारी यही है कि फाइटोक्रोम क्या होते हैं। लेकिन फोटो पीरियोडिक इंडक्शन डिपेंड ऑन मिनिमम वेजिटेटिव ग्रोथ होनी जरूरी है, एप्रोप्रिएट लाइट और डार्क का एक्सपोजर होना जरूरी है बच्चों, और सुटेबल या ऑप्टिमम मतलब एक मिनिमम अमाउंट जो है वो पिगमेंट का होना जरूरी है। नहीं तो लाइट को कौन परसीव करने में मदद करेगा, ट्रैपिंग कौन करेगा? तो एक टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बता दी, क्या? फोटो पीरियोडिक इंडक्शन। तो देखते रहिए। पहली मैंने आपको क्या बताई? सबसे पहले फोटो पीरियड बताया। दूसरे नंबर पे मैंने आपको क्या बताया? फोटो पीरियोडिज्म बताया। तीसरे नंबर पे मैंने आपको क्या बताया? क्रिटिकल लाइट पीरियड, क्रिटिकल फोटो पीरियड बताया। और चौथे नंबर पे मैं आपको क्या बता रहा हूं बेटा? फोटो पीरियोडिक इंडक्शन बताया। अब पांचवें नंबर की जो हेडिंग आ रही है वो है फाइटोक्रोम। क्या है? फाइटोक्रोम। सवाल ये कि आखिरकार लाइट और डार्क को कौन यहां पर परसीव करता है? आप कहेंगे लीफ, तो हम कहेंगे लीफ में कौन होता है? मीजोफिल सेल। और मीजोफिल सेल एक प्लांट सेल होने के नाते सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन सब कुछ रखेगी, बिल्कुल रखेगी। आइए हम लोग बात करते हैं बेटा। यहां पर अगर बात की जाए तो मैं आपसे पूछ सकता हूं ये क्या आएगा? एक प्लांट, ओके, और यहां पर ये प्लांट आ गया और यहां पर ये आ गया बेटा इस तरीके से एक लीफ। क्या आएगी? यहां पर ये आ गई लीव्स, और लीव से ही क्या करेगी? परसेप्शन ऑफ साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट एंड डार्क। बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर ये क्या है? साइट ऑफ परसेप्शन, साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट एंड डार्क। ठीक है, उसके बाद लीफ की बात तो करी। यहां पर क्या है? सन, और सन से क्या आ रही है? लाइट। तो लाइट को कोई तो रखेगा भाई, कोई तो परसीव करेगा, बिल्कुल। अब मैं अगर पूछूं तो यहां पर ये होता है बेटा, ये यहां पर नजर आएगा ये मीजोफिल सेल। क्या नजर आएगी? मीजोफिल सेल। ठीक, यहां पर इसे मैं बोलूंगा सेल वॉल, इसे मैं बोलूंगा सेल मेम्ब्रेन, इसे मैं बोलूंगा साइटोप्लाज्म, और इस सेल को मैं बोलूंगा मीजोफिल सेल। क्या बोलेंगे? मीजोफिल सेल। ओके, सवाल ये कि आखिरकार पिगमेंट जो है वो कहां पर कौन कौन से होते हैं? तो यहां पर ये क्या है? साइटोप्लाज्म। तो ये भी यहां पर भी क्या है बच्चों? पिगमेंट। ओके, और साथ में यहां पर भी ये क्या है? पिगमेंट। सेल मेम्ब्रेन में भी पिगमेंट है और यहां साइटोप्लाज्म में भी पिगमेंट होते हैं। तो मैं अगर पूछूं तो यहां पर ये दोनों पिगमेंट्स हैं, और पिगमेंट जो है उसका नाम है फाइटोक्रोम। पिगमेंट्स हैं फाइटोक्रोम। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात, फाइटोक्रोम होता क्या है? यही लाइट को क्या करता है? ट्रैप करता है, ऑब्वियस सी बात है। तो जब ये यहां पर ट्रैपिंग ऑफ द लाइट फॉर फ्लावरिंग होगा तो यहां पर यही लेगा, बिल्कुल लेगा। अब सवाल ये कि आखिरकार फाइटोक्रोम क्या होता है और फाइटोक्रोम आखिरकार कैसे काम करता है? आइए देखते हैं। फाइटोक्रोम, ये सवाल भी पूछा गया बेटा। एक प्रोटीन है और वो भी कलर्ड प्रोटीन, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं क्रोमोप्रोटीन। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं क्रोमोप्रोटीन। ये सीबीएसई में पूछा गया है तो इसे जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है बच्चों इसके लिए, ये कभी भी फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो ये हमेशा होगा नॉन फोटोसिंथेटिक। अगला,
लाइट को हमेशा रिसेप्ट करता है, रिसीव करता है, इसीलिए क्या बोलेंगे, फोटो रिसेप्टर पिगमेंट। क्या बोलेंगे, फोटो रिसेप्टर पिगमेंट। नेक्स्ट बोलेंगे बेटा, लाइट से रेगुलेट होने वाली बहुत सारी मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट को और उसके जेनेसिस को हमेशा कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे बोलते हैं फोटो मार्फोजेनेटिक, फोटो मार्फोजेनेटिक पिगमेंट, फोटो मार्फोजेनेटिक पिगमेंट। ओके, तो देखिए क्रोमोप्रोटीन मतलब कलर्ड प्रोटीन है, नॉन फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस में कभी कोई मदद नहीं करेगा, फोटो रिसेप्टर लाइट को रिसीव करेगा, फोटोमार्फोजेनेटिक पिगमेंट मतलब लाइट से रेगुलेट होने वाली डेवलपमेंटल प्रोसेस को यहां पर ये रेगुलेट करता है। इसका मतलब क्या है कि टेक पार्ट, यहां पर बोलेंगे टेक पार्ट इन लाइट डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। आइए मैं बताता हूं आपको एक एक करके लाइट डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। जैसे कौन कौन सी प्रोसेसेस है बेटा, जैसे सबसे पहले आता है मेनली फ्लावरिंग। क्या बोलेंगे, मेनली फ्लावरिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, फ्लावरिंग में मदद करता है। इसके अलावा स्टोमेटल मूवमेंट, क्या बोलेंगे, स्टोमेटल मूवमेंट में मदद करता है। इसके अलावा जर्मिनेशन ऑफ फोटोब्लास्टिक सीड, क्या बोलेंगे, जर्मिनेशन ऑफ फोटोब्लास्टिक सीड। फोटोब्लास्टिक का मतलब जिनको लाइट की सख्त आवश्यकता पड़ती है, तो फोटोब्लास्टिक सीड। अब आप बताओ, इन सब में ये काम करता है, इसीलिए फोटोमार्फोजेनेटिक पिगमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये लाइट सेंसिटिव होता है। आप बताओ, लाइट सेंसिटिव है तभी तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करके स्टिमुलस के तौर पे यहां पर फ्लावरिंग के लिए रेगुलेट करता है। बिल्कुल सही बात है, तो लाइट सेंसिटिव है। नेक्स्ट अगर पूछा जाए तो यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लांट किंगडम, यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लांट किंगडम, यहां पर बोलेंगे यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लांट्स, ऑल टाइप ऑफ प्लांट, सारे तरह के प्लांट्स में पाया जाता है। और खास बात, लोकेटेड मेनली इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ मेसोफिल सेल एंड आल्सो इन साइटोसोल, आल्सो इन साइटोसोल। तो आप बताओ, एक एक चीज आपको समझ आनी चाहिए, एग्जैक्टली फाइटोक्रोम है क्या। क्रोमोप्रोटीन है, सीबीएसई का सवाल, नॉन फोटोसिंथेटिक, कोई काम नहीं फोटोसिंथेसिस में, फोटो रिसेप्टर पिगमेंट लाइट रिसीव करेगा, फोटोमार्फोजेनेटिक पिगमेंट टेक पार्ट इन लाइट डेवलपमेंटल प्रोसेस, जैसे फ्लावरिंग लाइट पे डिपेंडेंट है, इंस्ट्रूमेंटल मूवमेंट लाइट पे डिपेंडेंट है। ऐसे सीड जिनका जर्मिनेशन लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, फोटोब्लास्टिक सीड, उनके जर्मिनेशन और लाइट सेंसिटिव है। यूनिवर्सली ये हर एक प्लांट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब सवाल यह है कि जिनमें फ्लावर नहीं होता है उनमें क्या काम करता है, इसके अलावा भी तो स्टोमेटल मूवमेंट का काम होगा उसमें कि नहीं होगा। इसके अलावा जर्मिनेशन ऑफ फोटोब्लास्टिक सीड कराएगा, ये फ्लावरिंग तो केवल एंजियोस्पर्म कराएगा। नेक्स्ट, लोकेटेड कहां कहां, सेल मेम्ब्रेन ऑफ मेसोफिल सेल में और आल्सो इन साइटोसोल। आइए अब आखिरकार फाइटोक्रोम कितने प्रकार के होते हैं हमें ये भी देखना है, और आखिर कैसे वो काम करते हैं, कितने टाइप के होते हैं और किस तरीके से वो फंक्शन करते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, यहां पर फाइटोक्रोम्स जो हैं वो फोटो बायोकेमिकली, फोटो बायो मतलब लाइट की प्रेजेंस में, बायोकेमिकली मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल कंपोनेंट के तौर पे इंटरकन्वर्टेबल ठीक है, टू फॉर्म्स। कितनी फॉर्म्स होती हैं बच्चों, दो फॉर्म्स यहां पर होती हैं, किसकी, फाइटोक्रोम की। कौन कौन सी, आइए देखते हैं। यहां पर एक फॉर्म ये, एक फॉर्म ये, नाम है फाइटोक्रोम रेड, यहां पर नाम है फाइटोक्रोम रेड, यहां पर नाम है फाइटोक्रोम फार रेड, रेड और फार रेड। अब मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दूं रेड और फार रेड के बारे में।
जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर एक पढ़ते होंगे जो स्पेक्ट्रम, वो विबग्योर को जानते होंगे, और इसकी नॉर्मल रेंज बताई जाती है 400 से 700 नैनोमीटर। तो आप बताओ, अगर मैं बोलूं 700 पे तो रेड हल्का होने लगेगा, मतलब लगभग मान के अगर चलूं मैं, तो यहाँ पे रेड से अगर दूर जाने लगे, मतलब 670 और 680 से आप दूर जाने लगे, तो ये क्या, इधर की लाइट क्या होगी, फार रेड होगी। और जब आप इधर आने लगे, इधर थोड़ा रहने लगे, इधर के साइड, तो ये क्या होगी, रेड होगी, डार्क रेड होगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 630 से लेके 670 नैनोमीटर तक तो क्या है, रेड, और जबकि 720 से, यहाँ पर 720 से 740 तक नैनोमीटर तक क्या है बच्चों, यहाँ पर फार रेड। ठीक है, तो मैंने ये बताया आपको कि ये विबग्योर में जो रेड के बाद है, मतलब लगभग 670 से लेके 670 के बाद वाली जो रेंज है वो फॉर रेड, और उसके पहले वाली जो 630 से 670 है वो रेड। आइए देखते हैं फाइटोक्रोम रेड की अगर बात करें बेटा, तो सबसे पहले मैं इसे रिप्रेजेंट करता हूं PR से, और इसे मैं जो है रिप्रेजेंट करता हूं वो PFR से। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि ये कहां प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है बेटा साइटोसॉल में। कहां पर, इन साइटोसॉल। ये कहां प्रेजेंट होता है, अटैच विद सेल मेम्ब्रेन, अटैच विद सेल, बहुत अच्छे से देखिएगा, अटैच विद सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट आइए, यहां पर अगर पूछा जाए तो ये जनरली क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म। ओके, और यहां पर ये क्या है, एक्टिव फॉर्म है। बोले ये किस आधार पर, तो कंट्रोल मेनली फ्लावरिंग। यहां पर अगर मैं बात करूं, कंट्रोल्स मेनली या फिर ओनली फ्लावरिंग, ये केवल एक काम में काम आता है जो कि फ्लावरिंग है, केवल फ्लावरिंग। कंट्रोल्स मेनी फोटोफिजियोलॉजिकल, कंट्रोल्स मेनी फोटोफिजियोलॉजिकल, मेनी फोटोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्लांट, प्रोसेसेस ऑफ प्लांट्स, इसीलिए इसे मोस्ट एक्टिव कहा जाता है। इस मामले में अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और ये क्या होता है बच्चों, स्टेबल फॉर्म होती है। तो कहां पाए जाते हैं और कैसे पाए जाते हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला बताइए, यहां पर अगर मैं बात करूं बेटा, तो इसका जो पीक होता है फाइटोक्रोम रेड का, वो पहले तो रेड एब्जॉर्बिंग लाइट है, यहां पे रेड एब्जॉर्बिंग लाइट, यहां पे रेड लाइट एब्जॉर्बिंग, रेड लाइट एब्जॉर्बिंग, ये किसे एब्जॉर्ब करेगा, रेड लाइट को। फार रेड लाइट एब्जॉर्बिंग, यहां पर फॉर रेड लाइट एब्जॉर्बिंग, तो ये किसे एब्जॉर्ब करेगा, फॉर रेड को। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं बच्चों, तो ये आता है 630 से 670 नैनोमीटर, जबकि ये आता है 720 से 740 नैनोमीटर। अगर मैं इसका बोलूं कि एब्जॉर्प्शन पीक क्या है, एब्जॉर्प्शन पीक की बात करूं बेटा, तो ये 667 नैनोमीटर, और यहां पर एब्जॉर्प्शन पीक की बात करूं अगर मैं, तो ये आता है 735 नैनोमीटर। ओके, नेक्स्ट बात ये आई कि चलो ये तो बेसिक डिफरेंसेस हैं, दो फॉर्म हैं, लेकिन एक वर्ड यूज किया गया बच्चों, कौन सा, वो है यहां पर इंटरकन्वर्टिबल। क्या है, इंटरकन्वर्टिबल। आइए देखते हैं, इंटरकन्वर्टिबल का मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे में बदल सकते हैं। ठीक है, कैसे बदल सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर है फाइटोक्रोम रेड, जिसे यहां से यहां पर ले आते हैं, यहां से यहां पर ले आते हैं, और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, फाइटोक्रोम फार रेड में। अगर मैं बात करूं बच्चों, फाइटोक्रोम रेड से फाइटोक्रोम फार रेड जाना है, तो आप यहां लिख सकते हैं 630 से 670 नैनोमीटर, या फिर आप लिखिए 660 नैनोमीटर। ठीक है, अगर मैं यहां पे बात करता हूं 720 से 740 नैनोमीटर, या फिर आप लिखिए 740 नैनोमीटर।
अब आप बताइए, अगर मैं कहूं कि यहां से यहां जाने के लिए ये वेवलेंथ चाहिए, यहां से यहां जाने के लिए ये वेवलेंथ चाहिए, तो आप बताओ यहां पर ये वेवलेंथ कौन सी है? रेड लाइट, क्या बोलेंगे? रेड लाइट अगर दो, अगर फाइटोक्रोम रेड को रेड लाइट दोगे तो ये कहां पहुंच जाएगा? फाइटोक्रोम फार रेड में। और अगर इसे फार रेड लाइट दोगे आप फाइटोक्रोम रेड को, फाइटोक्रोम फार रेड को अगर आप फार रेड लाइट दोगे तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहां पे फाइटोक्रोम रेड में। ओके, हमने ये कहा कि यहां पर फाइटोक्रोम रेड जो है इंड्यूस फ्लावरिंग, याद रखिएगा बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंड्यूस फ्लावरिंग इन एसडीपी के अंदर, जबकि फाइटोक्रोम फार रेड जो है वो इंड्यूस फ्लावरिंग इन एलडीपी, इंड्यूस फ्लावरिंग इन एलडीपी। ये बच्चों फ्लावरिंग एसडीपी में तो करेगा, लेकिन इसका मतलब है कि फाइटोक्रोम रेड अपान फाइटोक्रोम फार रेड, यहां पर रेशियो 1 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब फाइटोक्रोम रेड का अमाउंट क्या होना चाहिए? ज्यादा। अब आप बताओ, अगर किसी प्लांट को हम फॉररेड लाइट दें तो उसका जो पीएफआर है वो भी पीआर में चला आएगा, तो अपने आप ही एसडीपी में फ्लावरिंग हो जाएगी। और अगर एलडीपी में बात की जाए तो पीआर अपान पीएफआर जो है इसका रेशियो 1 से कम होना चाहिए। कम कब होगा? जब नीचे ज्यादा होगा, मतलब पीएफआर ज्यादा होना चाहिए। ये बहुत काम की लाइन है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो दोनों आपस में क्या हो सकते हैं? इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। आइए देखते हैं यहां पर अगर बात की जाए कि आखिर मैकेनिज्म ऑफ फ्लावरिंग क्या है, मैकेनिज्म ऑफ फ्लावरिंग क्या है। तो आप बताओ, यहां पर मैं अगर आपसे पूछूं कि कोई एक प्लांट है बेटा, और उस प्लांट के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर ये आएगा और यहां पर ये वेजिटेटिव, ये जो है ये जो नजर आएगा ये क्या आएगा? वेजिटेटिव बड नजर आएगी। ठीक है, तो मैं इसे नाम देता हूं वेजिटेटिव बड। क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव बड। ठीक है, और मैं अगर बात करूं इसे तो मैं इसे क्या बोलूंगा? सूट का अपेक्स। क्या बोलूंगा? सूट का अपेक्स। ओके, अब मैं अगर पूछूं आपसे कि ये वेजिटेटिव बड और सूट अपेक्स और यहां पर सनलाइट आ रही है, तो आप बताओ साइटोसॉल में कौन है? पीआर है, और यहां पर कौन है? पीएफआर है। तो यहां पर क्या होगा एक्चुअल में ये आपको बताना है। तो मैंने कहा यहां पीआर है और यहां पर पीएफआर है, इनका क्या होगा? इंटर कन्वर्जन, वो डिपेंड करेगा प्लांट के ऊपर, और यहां पर कि एसडीपी है या एलडीपी है। तो हमने कहा इनके इंटर कन्वर्जन से यहां पर होगा जीन का एक्टिवेशन। क्या होगा? जीन का एक्टिवेशन। यहां की जीन क्या होगी? फ्लावरिंग वाली जीन क्या होगी? इनएक्टिवेट। इसके इंटर कन्वर्जन से, जीन एक्टिवेशन से यहां पर बनेगा बच्चों एमआरएनए। कैसे एमआरएनए बनता है बता दीजिए आप? डीएनए से एमआरएनए कैसे बनता है? ट्रांसक्रिप्शन से। और अगर एमआरएनए बना तो यहां पर बनती है क्या? प्रोटीन। कैसे? ट्रांसलेशन से। और प्रोटीन जो है यहां पर बिहेव लाइक अ हार्मोन। यहां पर प्रोटीन, प्रोटीनेशियस हार्मोन होते हैं, हाँ बिल्कुल। तो यहां पर प्रोटीन बिहेव लाइक हार्मोन एंड फ्लोरिजन हार्मोन, जो कि हाइपोथेटिकल है। कैसा है? हाइपोथेटिकल हार्मोन है। इसका आइसोलेशन हाइपोथेटिकल है, आइसोलेशन इसका अभी तक हुआ नहीं। तो आप बताओ फ्लोरिजन हार्मोन बन गया, और इस हार्मोन की क्या होती है? फ्लोएम में लोडिंग। फ्लोएम में क्या होगी? लोडिंग। और फ्लोएम लोडिंग होगी तो आप बताएं यहां से ये यहां आएगा, यहां आएगा, और स्टेम से होते हुए इस तरीके से यहां पर ये पहुंचेगा कहां? सूट अपेक्स में। जैसे ये सूट अपेक्स में बच्चों पहुंचेगा, ये वेजिटेटिव बड कन्वर्ट इनटू, यहां पर बोलेंगे कन्वर्ट इन फ्लोरल बड। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? फ्लोरल बड में। और फ्लोरल बड जो है, जो कली है, बड स्टेज है, वही तो क्या होती है? ओपनिंग अब इसकी होगी। क्या होगी? यहां पे ओपनिंग होगी, या फिर मैं बोल सकता हूं ब्लूमिंग होगी, खिलना, कली का खिलना। और वो क्या हो जाएगा? यहां पर
ये बन जाएगा क्या, फ्लावर। और फ्लावर होना ही यही क्या है, ब्लूमिंग होना ही क्या है, फ्लावरिंग है। तो आप बताओ वेजिटेटिव बर्ड कैसे फ्लोरल बर्ड में बदल के फ्लावर बनाती है या फ्लावरिंग कैसे होती है, ये आपको फ्लोरिजन, हाइपोथेटिकल फ्लोरिजन कंसेप्ट से समझ आया, जिसका आइसोलेशन अभी तक संभव नहीं है। तो आप बताओ दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ द फ्लावरिंग। ये क्या है, मैकेनिज्म ऑफ फ्लावरिंग। तो एक हेडिंग मैंने यहां पर और कवर की आपकी। एग्जैक्टली आप देखिए कि मैंने आपको सीक्वेंस वाइज लेके चले हैं। पहले फोटो पीरियड बताया, फिर बताया फोटो पीरियोडिज्म क्या है, फिर बताया क्रिटिकल लाइट या क्रिटिकल फोटो पीरियड क्या है, फिर साइट ऑफ द परसेप्शन ऑफ लाइट एंड डार्क बताया, फिर उसके बाद पिगमेंट फाइटोक्रोम बताया, फाइटोक्रोम के बाद फाइटोक्रोम के टाइप बताए, उसके फंक्शन बताए, साथ में फोटो पीरियोडिक इंडक्शन और उसके लिए रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताई। और देयर इज द मैकेनिज्म ऑफ द फ्लावरिंग एंड फ्लोरिजन हाइपोथेटिकल हार्मोन कंसेप्ट। ये बातें मैंने आप तक पहुंचाई है। अब बात करते हैं कि आखिरकार फोटो पीरियोडिज्म के आधार पर हम लोगों ने प्लांट्स को कितने वैरायटी में बांटा है। फोटो पीरियोडिज्म के आधार पर हम लोगों ने प्लांट्स को कितने कैटेगरी में बांटा है, मतलब क्रिटिकल लाइट पीरियड ही आधार होगा भाई, ठीक है। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बारे में यहां पर बात करेंगे, क्रिटिकल लाइट पीरियड या फिर फोटो पीरियोडिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल लाइट पीरियड या फोटो पीरियड। आइए बच्चों बात करते हैं। मैंने पहले ही पढ़ा रखा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा लॉन्ग डे प्लांट बोलिए या शॉर्ट नाइट प्लांट बोलिए, पढ़ा रखा है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यहां पर लाइट नीड फॉर फ्लावरिंग, लाइट नीड फॉर फ्लावरिंग, ये हमेशा क्रिटिकल लाइट पीरियड से ज्यादा होगी, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो यहां पर SDP या फिर लॉन्ग नाइट प्लांट्स बोल सकते हैं। बोले यहां पर क्या होगा, लाइट नीड फॉर फ्लावर, यहां पर नीड फॉर फ्लावरिंग, आप जानते हैं इसमें क्या होगा, ये क्रिटिकल लाइट पीरियड से कम लाइट पे फ्लावरिंग करेगा, ठीक है। यहां पर कुछ प्लांट्स ऐसे भी होंगे यहां पर जिन्हें बोलेंगे डे न्यूट्रल प्लांट। क्या बोलेंगे, डे न्यूट्रल प्लांट, जिनके ऊपर ना रात का ना दिन का किसी तरीके के लाइट या डार्क एक्सपोजर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यहां पर इंडिपेंडेंट और क्या इंडिपेंडेंट, फ्लावरिंग इंडिपेंडेंट फ्रॉम लाइट और डार्क एक्सपोजर, मतलब यहां पर फोटो पीरियड का कोई लेना देना ही नहीं है। आइए यहां पर एक एक स्पेशल पॉइंट पढ़ेंगे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स की अगर बात करें तो एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि व्हीट है, ओट है, यहां पर स्पिनच है, सुगर बीट है बेटा, व्हीट, ओट, सुगर बीट, स्पिनच और लेट्यूस बता चुके हैं। यहां पर अगर बात किया जाए SDP के अंदर तो राइस बताया, टोबैको बताया, क्राइसैंथेमम बताया, ज़ैंथियम बताया और सोया बीन बताया। यहां पर मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता रखा है, फिर से लिख दे रहा हूं मैं। एक तो आएगा टोमेटो, एक आएगा टोमेटो, एक आएगा मेज, एक आएगा यहां पर कॉटन ककम्बर, यहां पर कॉटन और ककम्बर, कॉटन ककम्बर एंड सनफ्लावर। एग्जाम्पल से पूछा जा सकता है सनफ्लावर। तो एग्जाम्पल, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक स्पेशल पॉइंट आता है बेटा, वो बड़े गौर से सुनिएगा, इसी में सारा दम लगेगा। क्या है वो पॉइंट, पहले मैं लिखता हूं। बेसिकली यहां पर LDP के लिए अगर मैं बात करूं बेटा, या शॉर्ट नाइट प्लांट के लिए मैं बात करूं, तो आप ये कह सकते हैं लाइट
must be, light period should be, या फिर आप ये कह सकते हैं लाइट पीरियड इज नॉट सेंसिटिव। यहां पर बोलेंगे लाइट पीरियड इज नॉट डार्क सेंसिटिव। लाइट पीरियड डार्क सेंसिटिव नहीं होता है, जबकि यहां पर अगर पूछा जाए तो डार्क पीरियड इज लाइट सेंसिटिव। डार्क पीरियड क्या होता है? लाइट सेंसिटिव। दोनों में अंतर देखिए, यहां पर दैट इज लाइट पीरियड में कैन बी प्रोवाइड इन discontinuous or interrupted manner। मैं इसका मतलब समझाता हूं, लेकिन इसके साथ ही यहां पर क्या मतलब है? डार्क पीरियड मस्ट बी प्रोवाइड, मस्ट बी, यहां पर मस्ट बी, यहां पर कैन बी, मस्ट बी प्रोवाइड इन continuous manner। मतलब क्या है अब आप समझिएगा। यहां लॉन्ग डे प्लांट को अगर 15 घंटे से ज्यादा की लाइट चाहिए, मतलब 16 घंटे, तो आप 16 घंटे को 4-4 घंटे का स्लॉट में दे दीजिए। जब 16 घंटे पूरा हो जाएगा तो ये फ्लावरिंग कर देगा। मतलब 4 घंटे का लाइट, फिर थोड़ा डार्क, फिर 4 घंटे का लाइट, फिर थोड़ा डार्क, या फिर 8 घंटे की लाइट, फिर थोड़ा डार्क, फिर 8 घंटे की लाइट, फिर फ्लावरिंग कर देगा। मतलब इसके लाइट पीरियड का अगर 16 घंटा चाहिए और क्रिटिकल से ज्यादा चाहिए, तो मतलब 15 घंटे क्रिटिकल पीरियड है, उससे ज्यादा 16 घंटे, तो वो 16 घंटे की लाइट आपको जरूरी नहीं है कि आप कंटिन्यूअसली दें, बीच बीच में डार्क भी आप दे सकते हैं। और डार्क भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं, बस अंतर इतना है 16 घंटे जब पूरे होंगे तभी फ्लावरिंग होगी। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूं बेटा इसके लिए। लेकिन इस कंडीशन में आप ध्यान रखिए, इसका जो डार्क पीरियड है बच्चों वो लाइट सेंसिटिव है। अगर आप डार्क पीरियड देते हुए अगर इसको मान लीजिए 6 घंटे का डार्क चाहिए, तो डार्क पीरियड को आप कभी भी लाइट से इंटरप्ट नहीं करेंगे। अगर माइन्यूट सा भी इंटरप्शन आपने कर दिया, अगर जरा सा भी व्हाइट लाइट या कोई भी लाइट आपने दे दी, इंटेंस स्पेसिफिक की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अगर आपने यहां पे डार्क पीरियड में कोई भी लाइट दे दी तो इसका मतलब ये कभी भी फ्लावरिंग नहीं करेगा। मतलब अगर 6 घंटे की लाइट चाहिए तो इसे कंटिन्यूअसली 6 घंटे की लाइट देनी पड़ेगी, बीच में बिल्कुल 1 मिनट का भी डार्क नहीं आना चाहिए। पहले आप डार्क दे दीजिए, पहले आप लाइट दे दीजिए, डार्क के पहले आप लाइट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी आप डार्क प्रोवाइड करेंगे तो हमेशा कंटिन्यूअस मैनर में ही प्रोवाइड करेंगे, कभी भी उसमें इंटरप्शन नहीं आना चाहिए। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट है और ये खास बात है बच्चों। इससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं जिनको मैं बताता हूं, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि अगर आपका फाइटोक्रोम वाला कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो आप कहीं फंसेंगे नहीं और आपके सवाल कभी गलत नहीं होंगे। कैसे? मैं एक बार और रिकॉल कराऊंगा आपको यहां पर कि ये है फाइटोक्रोम रेड और यहां पर ये है फाइटोक्रोम फार रेड, यहां पर है रेड लाइट। अगर आप देंगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आप फार रेड लाइट देंगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये इधर चला आएगा। खास बात, यदि आप फाइटोक्रोम फार रेड को थोड़ा सा भी क्या दे देते हैं, डार्क, तो रैपिडली कन्वर्जन होता है, बहुत तेज ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फाइटोक्रोम रेड में। जबकि आप जानते हैं यहां पर अगर बोला जाए तो ये आ जाएगा 660 नैनोमीटर के लमसम, और यहां पर ये 740 नैनोमीटर के लमसम, ये फार रेड लाइट। तो ये अगर आपको ध्यान एक ही चीज रखिएगा,
अगर आप ये लाइट दे रहे हैं तो प्लांट में जितना ये होगा वो सब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली आपको इसी पे ध्यान रखना है बच्चों। और आप जानते हैं ये फाइटोक्रोम रेड किस में इंड्यूस करेगा फ्लावरिंग को, एसडीपी में, और ये किस में करेगा, एलडीपी में। मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा, उसी सवाल से ये तय होगा कि आपको कितना समझ में आया। एसडीपी में फ्लावरिंग इंड्यूस, एसडीपी में फ्लावरिंग इंड्यूस, यहाँ पे एसडीपी में फ्लावरिंग इंड्यूस करता है या करेगा, ठीक है। यहाँ पे एलडीपी में फ्लावरिंग इंड्यूस करेगा, एलडीपी में फ्लावरिंग इंड्यूस करेगा। ओके, तो अब आप देखिए यहां पर अगर इतना ध्यान है तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मेरा सवाल और आपका जवाब। यहां पर मैंने एक साथ सवाल, आप सोचिए, मैं लिख दे रहा हूं। एसडीपी को अगर मैं रेड लाइट दे दूं, एसडीपी को मैं फार रेड लाइट दे दूं, एसडीपी को मैं रेड और फिर फार रेड लाइट दे दूं, एसडीपी को मैं रेड दूं, फार रेड दूं और फिर रेड दे दूं। आपको बताना है फ्लावरिंग कहां होगी और कहां नहीं होगी। आप सोचते रहिए। नेक्स्ट आता है एलडीपी को अगर मैं रेड लाइट दे दूं तब क्या होगा, एलडीपी को मैं यहां पर फार रेड लाइट दे दूं तब क्या होगा, एलडीपी को मैं रेड प्लस फार रेड दे दूं तब क्या होगा, एलडीपी को मैं रेड फार रेड और रेड दे दूं तब क्या होगा। ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। इसके बाद जो सवाल आ रहे हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां पर सबसे पहले एसडीपी के लिए मैं बनाता हूं 1 2 3 4 5 6 7। ये है एसडीपी प्लान। क्या है ये जो मैंने बनाए हैं ये क्या है, एसडीपी प्लान, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं एलडीपी प्लांट। देखिएगा 1 2 3 और ये 4। यदि आप इन 7 सवालों के मतलब यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 और यहां पर 1 2 3 4 और यहां पर 1 2 3 4, इनके जवाब यदि आप एक्यूरेट दे पाते हैं या समझ पाते हैं, गलत करके भी समझ पाते हैं, तो गारंटी आपसे कभी गलती नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे इस भ्रम में रहते हैं कि उन्हें आता है, जबकि इन सवालों से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। आइए बच्चों बताइएगा, अगर मैं एसडीपी को रेड लाइट दे दूं तो क्या कभी भी फ्लावरिंग होगी क्या? अपना अपना आंसर कर लीजिए आप अपने हिसाब से। क्या कभी फ्लावरिंग होगी क्या? जरा सोचिए। एसडीपी में ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन जैसे ही मैं रेड लाइट दूंगा बेटा यहां पर, तुरंत ये रेड लाइट पाते ही ये सब यहां आ जाएगा और ये तो एलडीपी में करता है तो यहां फ्लावरिंग नहीं होगी। अगर मैं कहूं एसडीपी को मैं फार रेड दे दूं तो एसडीपी को अगर मैं फार रेड लाइट दूंगा तो आप बताओ उसके अंदर ये वाला अमाउंट भी क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, और जैसे ही इधर आ जाएगा इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा तो आप बताओ यहां फ्लावरिंग हो जाएगी। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं कि एसडीपी को मैं रेड देता हूं फिर फार रेड, पहले मैंने रेड दिया और फिर मैंने क्या दिया, फार रेड, तो आप बताओ जैसे ही मैंने रेड देके फार रेड दिया फिर से कन्वर्जन हो गया और यहां पर फ्लावरिंग हो गई। जैसे ही मैंने एसडीपी को रेड दिया फार रेड दिया, लेकिन तुरंत मैंने क्या दे दिया, रेड दे दिया, तो यहां पर फ्लावरिंग नहीं होगी। आप यहां पर एक चीज नोट करिए बेटा, याद रखिए, लास्ट लाइट एक्सपोजर ऑलवेज डिसाइडेड द फ्लावरिंग।
लास्ट लाइट एक्सपोजर ऑलवेज डिसाइडेड द फ्लावरिंग। बहुत सारे लोग स्किप कर जाते हैं, बच्चे नहीं टीचर भी, बेटा कोई जरूरत नहीं, लेकिन सवाल एम्स ने बहुत क्लासिकल पूछा हुआ है और कंसेप्चुअल है, यही तो एप्लीकेशन है, यही तो आपको आनी चाहिए बेसिकली। तो यहाँ पर देखिए हर चैप्टर का वो पार्ट मैं आप तक पहुंचाऊंगा जो बहुत क्रिटिकल है, बच्चे के मन में बहुत कंफ्यूजन है। जनरल सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ये सब खुद ही पढ़ सकते हो, ठीक है। आओ अगर मैं बात करूं एलडीपी को मैं रेड लाइट दूं तो आप बताओ एलडीपी में दोनों होगा, और रेड लाइट देने पे ये बढ़ेगा तो ऑब्वियसली फ्लावरिंग होगी। लेकिन अगर मैं फॉर रेड लाइट दूं तो ये तो इधर चला जाएगा तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। लेकिन अगर मैं एलडीपी को रेड लाइट दूं तो रेड लाइट दूंगा तो ये बढ़ेगा, लेकिन फॉर रेड दे दिया तो फिर ये गायब हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी वजह से फ्लावरिंग नहीं होगी। अगला, अगर मैं एलडीपी को रेड दूं, फॉर रेड दूं और फिर रेड दूं तो आप बताओ रेड देते ही तुरंत क्या होगा, ये बढ़ेगा और यहाँ पे फ्लावरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर जो नियम आता है वो रूल क्या बताता है बच्चों, ये रूल आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर रूल जो है लास्ट लाइट एक्सपोजर ऑलवेज डिसाइड फ्लावरिंग, हमेशा लास्ट वाला ही डिसाइड करेगा। आप देखो यहाँ फॉर रेड, यहाँ फॉर रेड, यहाँ पर रेड, आप देख सकते हैं रेड फॉर रेड फॉर रेड और रेड। तो इसके हिसाब से आप देख लीजिए कि जब भी रेड लाइट इसे दी गई है हमेशा एसडीपी को रेड लाइट देंगे तो ये फ्लावरिंग नहीं करेगा, जबकि एलडीपी को फॉर रेड देंगे तो कभी भी लास्ट एक्सपोजर अगर फॉर रेड होगा तो वो कभी फ्लावरिंग नहीं करेगा। आइए ये सबको आया, नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में बात करते हैं बेटा यहां पर कि आखिरकार यहां पर इसका अपना खुद का क्रिटिकल पीरियड होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो मैं अच्छा होगा सबका अलग अलग, लेकिन मैं एक ही प्लांट के बारे में सब में बात कर रहा हूं। तो आप ये पूछ सकते हैं कि सर इसका सबका एक ही प्लांट का तो सेम क्रिटिकल पीरियड होगा ना, हाँ क्रिटिकल लाइट पीरियड जो होगा वो सबका सेम होगा। मैं कंडीशन बोलूंगा और आप आंसर बताएंगे। चलिए स्टार्ट करिए बच्चों। यहां पर अगर मैं ये एसडीपी के लिए ध्यान रखिएगा, एसडीपी फ्लावरिंग कब करता है, जब उसको क्रिटिकल से कम लाइट मिले। तो पहले में मैंने क्या किया, जहां शेडेड एरियाज रखा ये मैंने कर दिया कि ये आप देखिए ये, तो आप बता सकते हैं कि इतना पोर्शन मैंने डार्क रखा, तो आप बताओ ये क्रिटिकल है, क्रिटिकल से कम लाइट भी तो मिली है तो इसका मतलब फ्लावरिंग होगी। हाँ अगर मैं इसी चीज को ऐसे बनाऊं बेटा यहां पर इस तरीके से, क्रिटिकल लाइट पीरियड से ज्यादा लाइट आपने दे दी तो यहां फ्लावरिंग नहीं होगी। यदि आपने यहां पर ध्यान रखिएगा इसका डार्क पीरियड लाइट सेंसिटिव होता है, तो अगर मैं कहूं कि यहां पर मैंने ये दिया और इस कंडीशन पे आए तो फ्लावरिंग, तो अभी तो लग रहा है कि फ्लावरिंग होगी, लेकिन हमने क्या किया यहां पर रेड लाइट दे दिया। क्या दे दिया, यहां पर इतनी दूर में हमने क्या दे दिया, रेड लाइट। ये क्या दे दिया, रेड लाइट। तो आप बताओ रेड लाइट जैसे ही आप दोगे यहां पर एसडीपी, जैसे ही रेड लाइट आप दोगे डार्क पीरियड क्या हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा, और जो कि बर्दाश्त नहीं है, जिसकी वजह से फ्लावरिंग रुक जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं बच्चों यहां पर कि अगर मैं सेम यही कंडीशन रखता हूं, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये सेम यही कंडीशन रखता हूं, तो आप बताओ फ्लावरिंग अभी तो हो रही है, लेकिन मैं यहां पर इसी ड्यूरेशन पे हमने क्या किया, यहां पर फॉर रेड लाइट दे दी। क्या दे दी, यहां पर फॉर रेड लाइट, यहां पर फॉर रेड लाइट मैंने यहां पर दे दी। ओके अब आप तो जानते हैं फॉर रेड अगर देंगे तो अच्छी बात है क्योंकि पीआर बढ़ेगा, तो यहां पर फ्लावरिंग हो जाएगी। आइए नेक्स्ट आते हैं बच्चों, यहां पर अगर मैं कहूं कि रेड लाइट को मैंने पहले ही दे दिया, मतलब यहीं पर मैंने क्या दे दिया, रेड लाइट दे दिया, और इसके बाद मैंने क्या देना शुरू किया, डार्क पीरियड। तो आप बताओ ये डार्क पीरियड क्रिटिकल से ये दिखा, तो लाइट जो क्रिटिकल पीरियड से कम लाइट ही दी गई है, तो ऑब्वियसली क्या होगी, फ्लावरिंग यहां पर होगी, 100% होगी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं कि आखिरकार यहां पर अगर एक केस और आ जाए कि हम पूरा का पूरा सब कुछ तो संभाल रहे हैं कि यहां से यहां तक मैंने डार्क दे दिया,
तो आप बताओ फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन एक कंडीशन मैं अगर यहीं पे लगा दूं, यहां पे व्हाइट लाइट दे दूं, क्या दे दूं, व्हाइट लाइट यहां पर अगर दे दी जाए, ये दे दी गई है व्हाइट लाइट, यहां पर व्हाइट लाइट, तो आप बताओ व्हाइट लाइट देने से इंटरप्शन आ गया, तो आप बताओ कभी भी व्हाइट लाइट देने से क्या कभी फ्लावरिंग होगी क्या, कभी फ्लावरिंग नहीं होगी। अगला ये यहां पर अगली कंडीशन, अगर मैं एसडीपी को पूरा का पूरा यहां डार्क, तो आप बताओ क्रिटिकल लाइट पीरियड से तो कम ही लाइट दी है, ठीक है, लेकिन डार्क भी पूरा हो गया है तो फ्लावरिंग तो होगी, नो डाउट फ्लावरिंग होगी बेटा। लेकिन मैंने क्या किया कि यहां पर थोड़ा सा और डार्क दिया, बीच में क्या किया और डार्क दिया, तो आप बताओ फ्लावरिंग होगी या नहीं होगी, और बल्कि ज्यादा फ्लावरिंग होगी, मतलब मोर फ्लावरिंग। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, ये ऐसे कि यहां पर बेटा अगर आप देखें तो डार्क पीरियड दिया गया, देखिए आप देखें, आप कहेंगे सर यहां तक ये और ये तो समझ में आया, लेकिन यहां और यहां कैसे हो गया, यहां पे नहीं हुई यहां पे हुई। बेटा आपने यहां लाइट से इंटरप्ट नहीं किया है, इंटेंस स्पेसिफिक अननेचुरल, मतलब आपने इंटेंशनली ये बात स्पेसिफिक पर्टिकुलर लाइट दी है, और रेड लाइट अगर आप देंगे तो नहीं होगा, फार रेड लाइट अगर देते हैं तो हो जाएगी फ्लावरिंग, मैंने पहले ही बता दिया है। लेकिन अगर यही इंटरप्शन हम लाइट पीरियड में कर रहे हैं डार्क से, तो आप तो जानते हैं डार्क पीरियड इज द लाइट सेंसिटिव, बट लाइट पीरियड इज नॉट द डार्क सेंसिटिव। तो एसडीपी के लिए डार्क पीरियड सेंसिटिव होता है, लाइट पीरियड सेंसिटिव नहीं होता है। डार्क के बीच में आप लाइट मत दीजिए, लाइट के बीच में आप डार्क दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर यहां पे फ्लावरिंग हो रही थी क्योंकि क्रिटिकल से कम लाइट दे रहे थे, लेकिन थोड़ा और डार्क बढ़ा दिया तो और कम लाइट हो गई, इसका मतलब फ्लावरिंग क्या हो गई, ज्यादा। मोस्ट कंसेप्चुअल सवाल है, अच्छे सवाल है, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए अगले नंबर पे बात करते हैं। अगर ये एलडीपी है तो इसका भी एक ही प्लांट में देख रहे हैं कंडीशन, और अगर आप देखेंगे तो यहां पे सबका क्या होगा, ये CLP क्रिटिकल लाइट पीरियड बिल्कुल होगा। मैं आपसे सिचुएशन पूछता हूं और आप बताइएगा कि किस तरीके से आप डार्क और लाइट को यहां पर डिफाइन करें, कैसे फ्लावरिंग कहां पे क्या होगी। आइए सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर ये इस तरीके से दिखाया। आप बताओ फ्लावरिंग होगी या नहीं होगी, बिल्कुल 100% होगी। रीजन क्या है, क्रिटिकल लाइट पीरियड से ज्यादा लाइट दोगे तो फ्लावरिंग हो जाएगी। आइए अगले नंबर पे अगर बात किया जाए यहां पर, तो आप क्या कहेंगे, यहां पे सिचुएशन क्या है, एक नॉर्मल सिचुएशन, मैंने ऐसे बढ़ा दिया। आप बताओ यहां पर फ्लावरिंग होगी क्या, नहीं। यहां पे फ्लावरिंग क्यों नहीं, क्योंकि हमने क्या किया है कि ये लाइट क्रिटिकल लाइट पीरियड है, इससे कम लाइट दी है, तो यहां पर कभी भी फ्लावरिंग नहीं होगी। नेक्स्ट दो कंडीशन के बारे में अगर पूछा जाए बेटा, तो आप देखिएगा जरा। अगर मैं कहूं कि यहां पर मैं डार्क दे रहा हूं, ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया, ये मैंने डार्क दिया, ठीक, फिर मैंने लाइट दिया, फिर मैंने क्या किया, डार्क दिया, ठीक। अब आप बताओ यहां पर फ्लावरिंग होगी या नहीं होगी। जरा आप देखिए कि यहां से यहां तक का पीरियड क्या है, लाइट, यहां से यहां तक का पीरियड क्या है, लाइट, और वो डार्क से इंटरप्टेड है, तो लाइट पीरियड सेंसिटिव तो है ही नहीं है, तो कितना भी डार्क लाओ कोई दिक्कत नहीं, बस वो टाइम पीरियड पूरा होना चाहिए। तो आप देखो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा मिला के क्या इस लाइट क्रिटिकल लाइट पीरियड से ज्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि ये छोटा टुकड़ा मिलके वो क्रिटिकल लाइट पीरियड ही नहीं पूरा कर पा रहा है। तो आप क्या कहोगे, यहां पर क्या होगा, फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि दोनों के एडिशन के बावजूद भी क्रिटिकल लाइट पीरियड से ज्यादा लाइट नहीं मिल रही। लेकिन अगर सेम कंडीशन में लाऊं, सेम यही कंडीशन अगर मैं यहां पर करूं, ये मैंने डार्क दे दिया, फिर मैंने यहां पर ये डार्क दे दिया, फिर मैंने यहां पर ये डार्क दे दिया। आप देखें अब आप बड़ी आसानी से ये कह सकते हैं कि सर यहां पर ये लाइट पीरियड है पूरा और यहां पर ये लाइट पीरियड है पूरा, और इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाएगा तो वो क्रिटिकल से ज्यादा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली यहां पर फ्लावरिंग होगी। तो बेटा अगर आप कहें कि पूरा
जो पूरे फोटोपीरियोडिज्म की आत्मा है, पूरे फोटोपीरियोडिज्म की जान है, वो कंसेप्चुअल है, वो बहुत कुछ भी रटना नहीं है यार, कुछ भी रटने का मतलब नहीं है। और जबरदस्ती का प्लांट ग्रोथ हार्मोन रिवाइज करा रहे हैं, जब जबरदस्ती की बातें बता रहे हैं, टाइम पास नहीं करना है। एग्जैक्ट बात पकड़ो, जो घर पे बैठ के आप चीजों नहीं समझ सकते हो, जो सवाल आपसे गलत होते हैं उनके बारे में आप देखो। अब आप कहोगे कि सर फोटोपीरियोडिज्म का फायदा क्या है, तो अब हम यहां पर एक लाइन में अगर बताएं तो इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोपीरियोडिज्म, मुंह जबानी आप सुन लीजिए, आपको चीजें याद रहेंगी बेटा। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोपीरियोडिज्म की अगर बात करें बेटा, तो आप देखें, पहला इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आपको प्लांट्स के बारे में जानकारी रहेगी कि कौन कितने लाइफ पीरियड पे फ्लावरिंग करता है, कितने पे नहीं करता, तो जो माली लोग हैं जो फूल की सप्लाई करते हैं बागानों में फूल लगाते हैं, और जगह जगह राजनीतिक रैलियां हो, शादी हो, बारात हो, या फिर कोई बर्थडे पार्टी हो, जगह जगह डेकोरेशन के लिए जो फ्लावर्स के डिमांड आती है, किस सीजन में किस फ्लावर की ज्यादा डिमांड है, किसकी कम है, इसको वो आसानी से फ्लावरिंग को इंड्यूस या इनहिबिट कर सकते हैं, और अपने प्लांट को या अपने प्लांट के द्वारा दिए गए सीजनल फ्लावर को अच्छे से मार्केट में बेच भी सकते हैं और अपने नुकसान से बच भी सकते हैं। नहीं तो अगर मान लीजिए किसी सीजन में किसी फ्लावर की डिमांड नहीं है और वो बगीचे में धुआंधार आ रहा है, उसको वो बेकार होगा। तो आप बताओ, उसको अगर फोटोपीरियोडिज्म पता है तो उसके लाइट पीरियड को और डार्क पीरियड को अल्टर कर सकते हैं। तो आप बताओ, जो कॉमर्शियल फ्लावर ग्रोवर्स हैं, मतलब जो फूलों की खेती करते हैं, जो माली लोग हैं, उनको उनके लिए बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंस है या नहीं है? बिल्कुल है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है फोटोपीरियोडिज्म से, कि आप ये भी देख सकते हैं बेसिकली बच्चों कि आखिरकार यहां पर आप किस फ्लावर को ज्यादा चाहते हैं किस सीजन में, उसके लिए किसको कम चाहते हैं, इसके लिए बेसिकली सजाने के लिए आप अच्छे से मोर फ्लावरिंग और लेस फ्लावरिंग करा सकते हैं। तो ये रहा आपका फोटोपीरियोडिज्म, एनसीईआरटी पूरी कवर्ड है बेटा। डार्क और लाइट का इक्वल इंपॉर्टेंस है। फोटोपीरियोडिज्म में सिर्फ लाइट नहीं बल्कि लाइट के करस्पॉन्डिंग डार्क भी है, दोनों का एग्जैक्ट इंपॉर्टेंस है। फ्लोरिजन कंसेप्ट से एक्सप्लेन करते हैं, जबकि यह हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। ओके बच्चों, तो आपको कितना समझ आया, ये आपको वीडियो देख के चीजों को कंसेप्चुअली आप नोट डाउन भी करिए, आप पेन पेपर लेके बैठिए ताकि सवालों के आंसर दे पाएं, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बच्चों कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू बच्चों।